over recording the license based insurance. Yes, ma'am. So लिखेंगे ओवरहेड का ये वाला क्वेश्चन किए थे जिसमें मैंने बोला था लास्ट जो पॉइंट है वो तुम लोग को कंप्लीट कर लेना है, उसमें कुछ करना नहीं है, तुम लोग को जस्ट लिखना था, एक लैंग्वेज लिखने से ही हो जाता, क्योंकि जो बचा हुआ पॉइंट था वो हम लोग का किस चीज पे था, कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, क्योंकि वो हम लोग का कैसा डिफेक्ट था, सॉरी डिफेक्ट बोलते हैं उसे, क्या क्या था, लॉस, ठीक है। हाँ मतलब लॉस नहीं, बेसिकली उसको मतलब मेन चीज है हम लोग का क्या एब्जॉर्प्शन हुआ था यहाँ पर, ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ था ना, यहाँ पर हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रेट निकाल के उसको कैलकुलेट किया, अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ था, ठीक है। सप्लीमेंट्री रेट उस पे लगेगा जो हमारा नॉर्मल रीजन से, और अगर नॉर्मल रीजन से नहीं है तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, उसके वो कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, बस वो लाइन तुम लोगों को लिखना था, ठीक है। वो लिखवा दिया था क्या 50% ऑफ द, नहीं वो नहीं लिखवाया था, वो लिखने बोला था ना मैंने तुम लोग को, ठीक है, तो वो लिखवा देते, एक लाइन लिखना है, लिख लो 80,000 का, बाकी 50%, यानी कि कितना हो जाएगा 40,000, विच ड्यू टू फैक्ट्री inefficiency debited to costing पीएल, ठीक है। फैक्ट्री इनएफिशिएंसी के लिए है जिसको हमें कॉस्टिंग पीएल में डेबिट करना है एज इट इज अ नॉर्मल, बस इतना ही लिखना है, इट इज एन एबनॉर्मल लॉस, और कुछ नहीं लिखना है। बाकी तुम लोग बस ये चीज लिखना है, तुम लोग जैसा चाहो लिख सकते हो, अपने लैंग्वेज में लिखते हो। बस इसका ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बाकी है ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन पे, उस पे हम लोग कौन सा वाला करेंगे, पहला हम लोग करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ये वाला नहीं, ये तो मशीन शॉप वाला है, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला, in a factory, overhead of particular department are recovered on the basis of 5 per machine hour। बोल रहे कोई एक फैक्ट्री है जहां पर ओवरहेड को कैसे रिकवर किया जाता है, मशीन आवर बेसिस पे, मतलब उनका मशीन ओरिएंटेड काम होगा, इसलिए ओवरहेड का रेट लिया गया है मशीन आवर बेसिस पे, और बता भी दिया है, ठीक है, पर मशीन आवर रेट हम लोग का कितना है, द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द एक्चुअल मशीन आवर्स फॉर द डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वेयर 80,000 एंड 10,000 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो डेटा है ये किस बात का दिया, फिर से एक बार पढ़ो, टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड, टोटल कितना खर्चा हुआ है, फिर 80,000 एंड द एक्चुअल मशीन आवर्स फॉर डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है। हम लोगों ने इनकट किया है कितना 80,000, लेकिन मशीन एक्चुअली कितना घंटा चला हुआ है 80,000, सॉरी 10,000 आवर्स, ठीक है, इतना घंटा सच में मशीन चला है, ये है हम लोग का एक्चुअल। और ये जो हम लोगों ने बोल दिया ना कि इनकट कर दिए हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक्चुअल है, या फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेंसेस इनकट, इनकट मतलब क्या होगा, एक्चुअल के एक्चुअली होगा, ठीक है, लैंग्वेज पढ़ के तो वही लग रहा है, तो ये भी एक्चुअल वाला डेटा, ये भी एक्चुअल वाला डेटा, मतलब दोनों एक्चुअल डेटा मुझे दे दिए ऑफ द अमाउंट ऑफ 80,000, लेकिन 80,000 में कुछ बताया है, 50,000 become payable due to an award of the labor code and 5,000 was in respect of expenses of previous year booked in the current month, ब्रैकेट में अगस्त दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, देखो ये 80,000 का जो खर्चा हुआ है एक्चुअली, उसमें क्या क्या खर्चा इंक्लूडेड है, बोल रहा है कि 15,000 हमें पे करना पड़ेगा, पेबल मतलब अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया, लेकिन हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस आ गया है कि बिकम पेबल ड्यू टू अवॉर्ड ऑफ द लेबर कोड, मतलब कोई लेबर के साथ केस चल रहा था जिसमें ये कंपनी हार गई है, और जज ने फैसला सुनाया है कि इनको कंपेंसेशन के तौर पे कितना देना पड़ेगा 15,000। तो मुझे बोलो क्या ये हम लोग का ओवरहेड का पार्ट होगा या फिर एबनॉर्मल एक्सपेंस हो गया, एबनॉर्मल, ये तो मेरा प्रोडक्ट के साथ इसका कॉस्ट हम कैसे जोड़े, क्योंकि कभी भी पेनल्टी या केस हार जाना क्या कोई डे टू डे बेसिस का एक्सपेंस होता है, ये तो रेवेन्यू नेचर का है ही नहीं, और ऊपर से ये हमारा कैसा खर्चा हो जाएगा, ये हमारा कभी भी ओवरहेड का पार्ट होगा नहीं, खर्चा है लेकिन ओवरहेड का है नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 80,000 से क्या करना पड़ेगा,
माइनस, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या लेना है, ओवरहेड का खर्चा, लेकिन ओवरहेड का खर्चा कौन सा वाला, जो मेरा प्रोडक्ट के कॉस्टिंग में आया, ठीक है, प्रोडक्शन के काम में आया, लेकिन ये थोड़ी ना प्रोडक्शन के काम के साथ रिलेटेड है, ये कुछ इश्यूज चल रहा था, इस वजह से देना पड़ेगा। और 5,000 बोल रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर बुक्ड इन द करेंट मंथ, बोल रहा है कि 5,000 जो है प्रीवियस ईयर का खर्चा था, लेकिन इस साल हम लोगों ने इसे बुक किया है, मतलब होता है ना जैसे अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग था जो हम लोगों ने पे नहीं किया, तो अभी पे कर रहे हैं, तो अभी उसको दिखाया है, ठीक है। तो अगर मुझे मुझे क्या लेना पड़ता है, एक पर्टिकुलर पीरियड का मुझे ओवरहेड लेना पड़ता है, तो प्रीवियस ईयर का डेटा क्या इस साल मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हैं तो उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग होता है, तो अगर एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, क्योंकि मुझे ड्यूरिंग द ईयर का लेना है, तो आउटस्टैंडिंग अगर ड्यूरिंग द ईयर का है तो मुझे लेना पड़ता है, प्रीपेड है तो मुझे क्या करना पड़ता है, लेस करना, जब लेकिन ये खर्चा जब मेरे इस साल का है ही नहीं, तो हम क्यों ले, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है एक्चुअल, मतलब ये जो खर्चा एक्चुअली हुआ है उसमें से मुझे कितना हटाना है, इधर से 15 इधर से 5, तो कितना लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, 60,000, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन बस 40,000 यूनिट, एक्चुअली इन्होंने कितना यूनिट सामान बनाया, 40,000 यूनिट, ऑफ विच 30,000 सोल्ड, 30,000 बिक गया, तो फिर बाकी कहाँ गया, बाकी को क्या मानोगे, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 10,000 यूनिट हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ऑन एनालाइजिंग द रीजन it was found that 60% of the under absorbed overhead was due to defective planning। तो बोल रहा है इनका अंडर एब्सॉर्प्शन हुआ है, लेकिन इस बार क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली नहीं बोला है कि इतना एक्चुअली और इतना एस्टिमेटेड था, तो दोनों का हम डिफरेंस निकाल के अंडर एब्सॉर्प्शन निकालेंगे, लेकिन एक चीज तो बता दिया है कि अंडर एब्सॉर्प्शन ही होगा, ओवर एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ है। अंडर एब्सॉर्प्शन का मतलब जितना चार्ज करना चाहिए था उससे हम लोगों ने कम चार्ज किया है। 60% तो अलग चीज है, अंडर एब्सॉर्प्शन होने का रीजन, अंडर एब्सॉर्प्शन दो रीजन से होता है, नॉर्मल रीजन भी हो सकता है, एबनॉर्मल हो सकता है। जितना अंडर एब्सॉर्प्शन है उसमें 60% क्या है, ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। तो डिफेक्टिव प्लानिंग होने से उसे हम लोग क्या मानते हैं, अगर जेन्युइन हुआ तो क्या मानते हैं, और अगर जेन्युइन नहीं हुआ, मेजर हुआ, तो ऐसा लिखवाया था मैंने, लेकिन यहाँ ना कुछ बोला नहीं है, जेन्युइन है कि मेजर है, तो देखते हैं इसे क्या मानना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बोल रहा है ओवर इट वॉज ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग एंड द रेस्ट वॉज एट्रीब्यूटेड टू नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज, और बाकी है नॉर्मली बढ़ा है, ठीक है। तो देखो पता चल गया कि 60% मुझे क्या करना है, एबनॉर्मली ट्रीट करना है, 40% नॉर्मल। अब बोल रहे हैं सो द ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, जो कि ये तो कंफर्म है अंडर एब्जॉर्प्शन होगा इन द कॉस्ट अकाउंट। तो मुझे एक चीज बताओ कि कितना अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, वो कैसे निकालोगे, कैसे निकाले जाता है, एक्चुअल जो खर्चा हुआ है उससे मुझे क्या करना पड़ता है, जो मैंने किसी एक बेसिस पे कर रखा होगा, किसी एक बेसिस पे कर रखा होगा, उससे मुझे क्या करना पड़ता है, माइनस, तभी तो पता चलेगा। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो क्या करना पड़ेगा। करके बताओ, कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आंसर होगा। पहले हम एक कैलकुलेशंस बता देते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ देखा ना कि मुझे 80,000 नहीं लेना है, मेरा एक्चुअल ओवरहेड कम के कितना हो जाएगा, 60,000, वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम बाकी पॉइंट करते हैं, पहले वो बना लेते हैं। क्योंकि ये जो गिवन है इसको हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो उसमें कुछ पेनल्टी वाला खर्चा जुड़ा हुआ है और एक प्रीवियस ईयर का है, उसको मुझे लेस कर देना। तो कंप्यूटेशन ऑफ ओवर और अंडर, नहीं पहले ये लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल ओवरहेड इनकम। तो टोटल एक्सपेंस इनकर्ड, जो कि मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, इनकर्ड मुझे गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन था, 80,000। लेकिन इसमें बाद में पता है कि ऐसा कुछ खर्चा है जो हमें लगा माइनस कर देना चाहिए। एक तो पेनल्टी का खर्चा, अमाउंट पेड टू लेबर कोर्ट अवार्ड, ठीक है, यहाँ पर अवार्ड का मतलब होता है वो पेमेंट करना पड़ेगा, इस वजह से 15,000, और लेस हो जाएगा एक जो पहले का कुछ खर्चा था, एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर।
15 नहीं 5,000। तो फिर ये कितना हो जाएगा 60,000। इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। अब ये बताओ कि फिर एक तो एक्चुअल होता है, दूसरा क्या होता है, एक होता है हम लोग का ओवरहेड एब्जॉर्ब होता है। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब कितना है, तो अब लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन। कैलकुलेशन ऑफ, जो कि क्वेश्चन मुझे बता दिया अंडर एब्जॉर्प्शन ही होगा, तो हम लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। तो तुम लोग मुझे बताओ कैसे निकालते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन, कैसे निकालते हैं एक्चुअल और एब्जॉर्ब के बीच का डिफरेंस, एब्जॉर्ब कैसे निकालें। मुझे तो बता ही दिया है क्या यूज किया है तुम लोगों ने, मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट इतना है, प्रीवियस रेट है, ठीक है। इस तरीके से मशीन आवर रेट के बेसिस पे हमें लगाना है। मैंने एग्जांपल दिया था तुम लोग को, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पिछले साल भी 10 रुपए पर यूनिट था, उस हिसाब से मैंने 10,000 पे सेम लगा दिया, लेकिन मेरा अलग आ गया। तो यहाँ पर 5 पर मशीन आवर करके कितने टाइम पे लगाना पड़ेगा, जो एक्चुअली जितना मशीन चला है कितना है, ये 10,000, ठीक है। तो 10,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं ओवरहेड एब्सॉर्ब। एब्सॉर्प्शन कैसे हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एक्चुअली जितना टाइम मशीन चला यानी 10,000 आवर, लेकिन इतना घंटा मशीन चला उसका डिटेल्स है, कितना खर्चा आएगा वो हमें नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता था कि हम लोग 5 पर मशीन आवर करके पहले मान चुके हैं कभी, तो उसी को यूज कर लेते हैं। तो ₹5 पर मशीन आवर, ठीक है। मशीन, तो यहाँ पर हो जाएगा 50, लेस हो जाएगा एक्चुअल ओवरहेड एब्सॉर्ब, कितना हो जाएगा 60,000। एक्चुअली हमें लगाना चाहिए था 60,000, लेकिन एक्चुअल ओवरहेड एब्सॉर्ब नहीं, इसको बोलते हैं इनकर्ड, ठीक है। इतना अप्लाई करना था हम लोगों ने, तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कितना अप्लाई कर रखा है 50,000। तो 10,000 से मेरा क्या हो गया अंडर एब्सॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया मेरा 10,000, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले फाइंड आउट कर लिया कि अंडर एब्जॉर्प्शन कितनी है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर बता दिया जितना अंडर एब्जॉर्प्शन है उसका 60% डिफेक्टिव प्लानिंग के लिए हुआ है, तो बाकी 40% बोला है कॉस्ट, नॉर्मली मार्केट में कॉस्ट इंक्रीज हुआ इस वजह से हुआ, तो हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना। तो अभी हम ज्यादा लैंग्वेज में नहीं लिख रहे, तुम लोग जब लिखोगे एक ही क्वेश्चन आएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो उसे पूरा लिख के दिखाना है, मैं ऐसे बाइफरकेट करके दिखाऊंगा। 60% का अलग ट्रीटमेंट करना चाहिए, 40% का अलग करना चाहिए। 60% यानी कितना होता है 6,000, ठीक है, और ये 4,000 अलग हो जाएगा। 6,000 लिखेंगे ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग। अब मैंने प्लानिंग में तुम लोग को मेजर और जो है जेन्युइन लिखवाया था, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक चीज यहाँ पर बोला है कि बस इतना सा पोर्शन मेरा नॉर्मल काउंट होगा, मतलब ये मेरा क्या है एबनॉर्मल वाला प्लानिंग, मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे मेजर डिफेक्टिव प्लानिंग में ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, सो इट इज एन एबनॉर्मल लॉस एंड चार्ज टू कॉस्टिंग, abnormal loss and charge to costing। और ये जो है ये हम लोग का नॉर्मल रीजन से है, क्वेश्चन मुझे बता दिया है ये नॉर्मल रीजन से। अगर नॉर्मल रीजन से है तो मुझे इसके बाद एक स्टेप फॉलो करना है, क्या निकालना है सप्लीमेंट्री रेट। तो निकालते हैं सप्लीमेंट्री रेट। सप्लीमेंट्री रेट के लिए मुझे पता होना चाहिए कितना ऊपर ही अंडर एब्सॉर्प्शन है, तो अभी हम लोगों ने काउंट किया 4,000, ठीक है। तो ये हो गया 4,000 डिवाइडेड बाय होना चाहिए इक्विवेलेंट यूनिट, जिसमें WIP आता है क्लोजिंग स्टॉक और जो यूनिट्स हो। तो 40,000 को मुझे दो पार्ट में लिखना है, 30,000 अलग और 10,000 अलग। 30,000 मेरा क्या हो जाएगा सोल्ड आउट है, और 10,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो 4,000 डिवाइडेड बाय 40,000 एक साथ हम लोग डिवाइड करके कर सकते हैं, लेकिन दिखाना तो अलग अलग चार्ज करना है ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे और एक हो जाएगा फिनिश गुड्स पे। तो ये कितना आता है 0.10
पर यूनिट। तो यहाँ पर डेबिट करना है, डेबिट टू फिनिश गुड्स एंड यूनिट सोल्ड में कितना कितना करना है कैलकुलेट करके लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10,000 है, ये क्लोजिंग स्टॉक था 10,000 यूनिट इंटू 0.10 पर यूनिट 1000 यूनिट सोल्ड 30,000 यूनिट इंटू 0.10 पर यूनिट, ये कितना होता है 3,000। और हाँ, इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स यूनिट सोल्ड नहीं लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट करें और वहां पर फिनिश गुड्स कंट्रोल डेबिट हुआ, तो ये टोटल कितना हो गया, वही 4,000 ही आएगा। 4,000 का इस तरीके से बाइफर्केशन करें। के बाद 8th नंबर वाला देखेंगे। In a manufacturing unit, factory overhead was recovered at predetermined rate of 25 per man day। ठीक है, मतलब एक दिन एक पर्सन का 25 रुपया, इस हिसाब से हम लोग का रेट फाइंड आउट किया हुआ, मतलब ये हो गया लेबर लेबर बेसिस पे, लेबर आवर्स, अब आवर्स नहीं देखे, ये डे बेसिस पे दिया हुआ लेकिन है तो टाइम। द टोटल फैक्ट्री overhead expenses incurred and the man days actually worked were 41.50 lakh and 1.5 lakh man days respectively। मतलब बोल रहा है कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर्ड, तो सचमुच का कितना फैक्ट्री ओवरहेड ये हुआ है, ये एक्चुअल है, ठीक है। और एक्चुअली कितने मैन डेज काम हुए हैं, ठीक है, ये एक्चुअल हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया होगा, इसके साथ हमें डेटा मिले उसके पहले हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया होगा, क्योंकि हम लोग का प्री डिटरमाइंड रेट पे चलता है। तो हम लोगों को अगर लगा होगा कि 1.5 लाख मैन डेज जो है काम हुआ है, तो 25 पर मैन डे के हिसाब से कितना खर्चा हो गया होगा, तो मल्टीप्लाई करके देखो कितना खर्चा हो जाता है 37,50,000, लेकिन एक्चुअली कितना होगा। हाँ, तो हम लोगों ने क्या एब्जॉर्प्शन कर लिया फिर, अंडर एब्जॉर्प्शन। हम लोगों को चार्ज करना चाहिए था 41,50,000, लेकिन हम लोगों ने प्री डिटरमाइंड रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई जब किया है तो यहाँ पर हम लोग का आया 37,50,000, इतने का कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने अंडर एब्जॉर्प्शन कर दिया, कितना हुआ ये दोनों को माइनस करोगे तो पता चल जाएगा जितना हो। फिर यहाँ पर बोल रहा है आउट ऑफ द 40,000 यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पीरियड 30,000 सोल्ड, मतलब वही यहाँ पर भी सेम डेटा हो गया, इसमें से 30,000 मेरा फिनिश्ड गुड्स में जाएगा और 10,000 मेरा क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा, ठीक है। अब फिर एनालिसिस करके रीजन पता चला कि क्यों हम लोगों से अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। ये पता चला कि 60% ऑफ द अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड वेयर ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग एंड द रेस्ट वेयर एट्रीब्यूट टू इंक्रीज ओवरहेड कॉस्ट। उल्टा हाँ, ये सेल होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है कि 60% अनएब्सॉर्ब है, वही वैसा ही दिया है। 60% जो अंडर एब्सॉर्ब था वो डिफेक्टिव प्लानिंग के लिए हुआ, और बाकी ये इसलिए हुआ क्योंकि नॉर्मल खर्चे बढ़ गए, तो ये तो नॉर्मल सा बात है, उतना हम लोग कस्टमर से रिकवर कर लेंगे। 40% का सप्लीमेंट्री रेट निकालेंगे और अमाउंट देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, लेकिन वो बाइफर्केशन 60-40 का है, तो सेम टाइप ऑफ होगा। तो करके देखो, एक्सप्लेन करने ही बोला। ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड, ओवरहेड एक्चुअली इनकर्ड हुआ है 41,50,000। ओवरहेड एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब मतलब हम लोगों ने किसी ना किसी मेथड से इसे एब्सॉर्ब करवाया होगा, तो 25 रुपीज पर मैन डे के हिसाब से कितने मैन डेज पे 1.5 लाख मैन, ठीक है। अब इसका कितना आया 37,50,000 ऐसे लिखते हैं क्योंकि माइनस करना पड़ेगा।
तो कितना आएगा? 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंडर एब्सॉर्प्शन, अंडर एब्सॉर्प्शन। अब इसमें से मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा। ये जो मेरा अंडर एब्सॉर्प्शन आया, ₹40,000 का, इसका दो पार्ट चला जाएगा, एक 60% और एक 40%। 60% वाला कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ड्यू टू, लिखा था रीजन, लिखा था ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, सो एबनॉर्मल लॉस, सो एबनॉर्मल रीजन। ठीक है, तो एबनॉर्मल रीजन, लॉस नहीं, क्या लिखना है? एबनॉर्मल, हाँ लॉस भी लिख सकते हो। सो एबनॉर्मल रीजन एंड ट्रांसफर टू एंड चार्ज टू, चार्ज होगा, ट्रांसफर नहीं, लैंग्वेज चार्ज होना चाहिए, चार्ज टू कॉस्टिंग, ये लिखना पड़ेगा, ये सही लैंग्वेज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला है, ये है ड्यू टू नॉर्मल, ड्यू टू नॉर्मल प्राइस इंक्रीज। रीजन बता दिया है, तो हम लोग जो है रीजन वो पूरा लिखेंगे, ड्यू टू नॉर्मल प्राइस इंक्रीज। तो we should calculate supplementary rate, we should calculate supplementary rate। और सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करके फिर उसको चार्ज भी करना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री रेट 40,000 आया था, इसका 4 लाख आया था, 4 लाख आया था, 4 लाख, और उसमें 40% डिवाइडेड बाई यूनिट वैसा ही है, 30,000 जो है सेल का और 10,000 फिनिश्ड गुड्स का, तो ये हो गया 1,60,000 का, 40,000। हाँ ये 40,000 और ये कितना हो जाएगा? 4 पर ही। अब चार्ज करना पड़ेगा, तो चार्ज टू यूनिट सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब जितना जितना चार्ज होगा, जैसे कि कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिटेड बाई 30,000 यूनिट इंटू ₹4 पर यूनिट, 1,20,000 हो जाएगा। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यानी 4 इंटू 10,000, 40,000 दोनों मिला के होना चाहिए 1,60,000, 1,60,000। तो सेम ही टाइप का इसका ट्रीटमेंट होता है, इसमें ज्यादा कुछ वेराइटीज नहीं होगा, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हमें कर देना है, ठीक है। लेकिन हाँ, बस जैसे कुछ एबनॉर्मल यहाँ पर जैसे था पेनल्टी वाला, इस तरीके का चीज होगा तो उसमें हमें उसको रेक्टिफाई, मतलब देख लेना है कि एक्चुअल ओवरहेड इनकट क्या होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, इसमें ये दो खर्चा हमें डिडक्ट करना था, वो देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन करो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं सर। पहले 12 करते हैं, देखिए इसमें बोला है A Limited manufacture two product A and B. The manufacturing division consists of two production department P1, P2 and two service department S1, S2। मतलब A Limited का टोटल 4 डिपार्टमेंट है, 2 प्रोडक्शन वाला और 2 सर्विस वाला। बजटेड ओवरहेड रेट्स आर यूज्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू एब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड टू द प्रोडक्ट। बोल रहा है कि बजटेड ओवरहेड रेट को यूज किया जाता है
जिससे क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्ट। द रेट ऑफ डिपार्टमेंट P1 इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट मशीन आवर व्हाइल द रेट ऑफ डिपार्टमेंट P इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर। हमें बता भी दिया है कि बजटेड ओवरहेड रेट कैसे लिया गया है। बोल रहे P1 के लिए लिया गया है मशीन आवर बेसिस पे, P2 के लिए लिया गया है लेबर आवर बेसिस पे। अच्छा, फॉर एलोकेटिंग द सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। अच्छा, सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट क्या करना है, एलोकेट करना होता है। कहाँ करना होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। द बेसिस ऑफ एडॉप्टेड इज, द बेसिस एडॉप्टेड इज मतलब जो भी एडॉप्शन किया गया है सर्विस डिपार्टमेंट के लिए बेसिस वो भी बता दिया है। S1 का सर्विस, S1 का खर्चा जब P1 P2 में डिवाइड करना है तो इक्वली करना है, और S2 का खर्चा जब डिवाइड करना है तो 2:1 में करना है, ये हमें बता दिया है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड्स बजटेड फॉर द ईयर। ठीक है, तो ये देखो P1 का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा, P2 का भी बता दिया, S1 S2 मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके दे दिया गया है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका खर्चा इसमें और इसमें, और इसका खर्चा इसमें और इसमें जाएगा। जब ये वाला होगा तो कुछ 2:1 ऐसा बोल रखा था, इसमें शायद 1:1 इक्वली बोला था। ठीक है, अब बोल रहा है बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स। अब बोल रहा है प्रोडक्ट ए जो है वो 50,000 यूनिट बनाया गया है, प्रोडक्ट बी जो है वो 30,000 यूनिट बना है। अच्छा, बजटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन पर यूनिट। बोल रहा है डिपार्टमेंट P1 जो है इसमें कितना टाइम लगता है, प्रोडक्ट ए को बनने में 1.5 मशीन आवर लगता है, प्रोडक्ट बी को बनने में 1.0 मशीन आवर, प्रोडक्ट ए का 2 डायरेक्ट लेबर आवर, 2.5 डायरेक्ट लेबर आवर। मतलब P2 में लेबर का ज्यादा जो है पार्टिसिपेशन है और P1 में मशीन का ज्यादा पार्टिसिपेशन है, इसीलिए उन्होंने अपना ओवरहेड रेट भी वैसे ही चुन रखा है। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, जो 6 मेथड्स मैंने तुम लोग को पढ़ाया था वो सारे मेथड्स का रीजन भी बताया था क्यों होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर देखोगे तो तुम लोग को दिख जाएगा कि P1 का कैसे रखा है, बेस्ड ऑन डायरेक्ट मशीन आवर, क्योंकि वहां देखो मशीन ज्यादा चलता है, क्योंकि उसी हिसाब से उन्होंने दे रखा है। P2 जो है डायरेक्ट लेबर आवर पे वो जो है प्री डिटरमाइंड रेट, मतलब बजटेड ओवरहेड एक का मशीन आवर एक का लेबर आवर कर रखा है। क्यों, क्योंकि इसमें मशीन आवर ओरिएंटेड काम होता है, इसमें लेबर आवर ओरिएंटेड काम होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट फॉर बोथ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तुम लोग को दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट निकाल के बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो बताओ कितना होगा, ये तो आसान है, जो भी अभी क्वेश्चन किया उसी के तरह ही, भले इसमें ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन नहीं पूछा, अगर वो क्वेश्चन हुआ तो ये भी होना चाहिए। मैं सबसे पहले तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। सभी डिपार्टमेंट का जो भी एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन में बोला उसको पहले चार्ज कर लेंगे। उसको चार्ज करने के बाद मेरे पास टोटल ओवरहेड आ जाएगा कि कितना ओवरहेड है। और उसके बाद हम लोग बजटेड आउटपुट और उससे आवर्स निकाल लेंगे। बजटेड आउटपुट से, हाँ, जो पूरी थाउजेंड आउटपुट से ना, आउटपुट से बजटेड आवर्स निकालेंगे। हाँ, फिर उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, ओवरहेड रेट। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट कर लेना चाहिए, सबसे पहले हम लोग को ये देखना चाहिए कि हम लोग को बोला है कि कंप्यूट द प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट फॉर बोथ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो P1 का जब हम लोग ओवरहेड रेट निकालेंगे तो वो निकलेगा रुपीज समथिंग पर मशीन आवर। ठीक है, और जब ये निकालोगे तो बनेगा रुपीज समथिंग पर लेबर आवर। और ये कैसे पॉसिबल है, ऊपर रुपीज वाला डेटा रहेगा, नीचे अगर हमारा मशीन आवर रहेगा तो ही पॉसिबल है। तो ऊपर मुझे क्या चाहिए, ओवरहेड, रुपीज में मुझे क्या चाहिए, टोटल ओवरहेड, और नीचे मुझे क्या चाहिए फिर, टोटल मशीन आवर। ठीक है, वो मुझे चाहिए तब जाके होगा। तो टोटल मशीन आवर कैसे पता चलेगा, सिंपल है। अगर ए जो है, ए प्रोडक्ट 50,000 यूनिट बना है तो ए प्रोडक्ट का बोला है, हाँ 1.5 मशीन आवर्स लगता है। ठीक है, तो पर यूनिट का ये भी बता दिया, मतलब एक यूनिट प्रोडक्ट बनने पे 1.5 मशीन आवर लगता है, तो 50,000 यूनिट बनने पे कितना लगेगा, उतना लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक यूनिट बनने पे प्रोडक्ट बी का अगर मशीन आवर लगता है 1.0, तो फिर 30,000 बनने पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 में कितना टाइम लगेगा, जितना आएगा उतना। ठीक है, सेम तरीके से इसका भी हो जाएगा। अगर एक यूनिट बनने में 2 डायरेक्ट लेबर आवर लगता है तो 50,000 में कितना लगेगा, अगर 2.5 लगता है एक यूनिट के लिए तो 30,000 का कितना लगेगा। पहले ये निकालेंगे, ये निकालने से मुझे क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा बोलो, निकाल तो लिए, क्या मिला ये वाला,
एक्सपेंस कैसे मिलेगा? एक्सपेंस तो रुपीज में होता है। 50,000 इंटू आवर करने से मशीन आवर्स मिलेगा। किस चीज का मशीन आवर्स? बजटेड मशीन मतलब टोटल आवर्स कितना काम है उसका Budgeted machine hour for product A in the department P1, budgeted machine hours for product B in the department P1, इस तरीके से। Yes, ma'am. पहले ये निकालेंगे, इसका वर्किंग नोट बनेगा। इसका वर्किंग नोट में बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, बजटेड आउटपुट 50,000, प्रोडक्ट ए का 30,000, प्रोडक्ट बी का। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख के ही हमें लिखना है। बजटेड मशीन आवर और एक बार निकालेंगे बजटेड लेबर आवर, क्योंकि दोनों जो हम लोग का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है अलग अलग चीजों पे बेस्ड है। अच्छा, बजटेड कितना हो जाएगा? तो मुझे टोटल प्रोडक्शन के ऊपर निकालना है। तो देखो यहाँ पर ए प्रोडक्ट के केस में 1.5 मशीन आवर इंटू 50,000 हाँ इंटू 1.5 कितना आ रहा है? 75,000 आवर्स। और प्रोडक्ट बी में जब लिखेंगे 30,000 इंटू कितना लिखेंगे? 1.0 या फिर 1, जो भी लिखो एक ही बात है, 1। ठीक है, तो 1 लिख देते हैं, तो उतना ही आ जाएगा। 30,000 ये निकल रहा है आवर्स। बजटेड लेबर आवर प्रोडक्ट ए के केस में तो 2 डायरेक्ट लेबर आवर, मतलब 50,000 इंटू 2 1 है। यहाँ लिख देना है हम लोग को, ये अलग अलग लिखना पड़ेगा सोच में। और यहाँ पर लिखना है 2.5 करके, मतलब 30,000 इंटू 2.5 कितना आता है? 75,000 आवर्स। ठीक है, अब जब मुझे टोटल निकालना है तो हम लोग टोटल को ऐड करने से कितना आएगा? बोलो। 1,05,000 ऐसे ऐसे ऐड करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा? 1,05,000 आवर्स, और ये हो जाएगा 1,75,000 आवर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने कैसे ऐड किया? प्रोडक्ट ए प्लस प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए प्लस प्रोडक्ट बी, इस तरीके से किया है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट मेन सोल्यूशन में जाते हैं। कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन रूल लिखना है, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ predetermined overhead rate for each production department from budgeted data। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये देख देख के लिखना है, तभी हो जाएगा। प्रेजेंटेशन चाहिए होगा तो कंप्यूटेशन करना है हमें प्रीडिटरमाइंड ओवरहेड रेट फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फ्रॉम द बजटेड डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पर लिखेंगे सर्विस डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है हम लोग को P1 P2, और यहाँ सर्विस डिपार्टमेंट का भी दिया हुआ है S1 S2। और यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें गिवन है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बजटेड। नहीं, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, ये इन्होंने बजटेड किया हुआ है, तो बजटेड ही लैंग्वेज लिख देंगे। ये देखो, बजटेड फॉर दिस, तो जो बोला है वही लिखना पड़ेगा, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द ईयर जो है वही लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो 25 लाख 50, 21 लाख 75। ठीक है, 25 लाख 50, ये सब रुपीज में जाएगा। 21 लाख 75, और इधर का 6 लाख और 4 लाख 50, 6 लाख और 4 लाख।
अब इसमें मुझे क्या करना है, एलोकेट करना पड़ेगा सर्विस डिपार्टमेंट का, बता दिया था कैसे करना है, वैसे ही कर देंगे, ठीक है। गिवन है एलोकेशन ऑफ S1, ठीक है, एलोकेशन ऑफ S1 कॉस्ट, एलोकेशन ऑफ 1:1 नहीं होगा, S1 कॉस्ट ऐसे लिख देते हैं, टू P1 एंड P2 1:1 रेशियो में। तो 6 लाख का एलोकेशन करेंगे तो 6 लाख यहाँ से, हाँ 3 चला जाएगा, इधर 3 लाख, इधर 3, और यहाँ पर और एक बार होगा एलोकेशन ऑफ S2 कॉस्ट टू P1 एंड P2 बोथ आर 2:1 में, ये बता दिया था तो वैसे ही करना है 2:1 में। तो यहाँ से 4,50,000 हटाओ और देखो कितना आता है, 1,50,000। यहाँ पर टोटल ओवर 3,366 और 5 मतलब 1,331 लाख होगा, 31,50,000, 3 अच्छा 26,25,000, और ये हम लोग का ब्लैंक हो गया। वही करना ही होता है क्योंकि जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एलोकेट कर देते हैं तो यही करें। अब हम लोग को टोटल ओवरहेड पता चल गया, ठीक है, और मशीन आवर्स भी हमें बजटेड वाला पता चल गया, तो उससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट मिल जाएगा। तो जस्ट उसी टेबल के नीचे, इसी के नीचे टोटल ओवरहेड जहां लिखा है जस्ट उसी के नीचे लिखेंगे बजटेड मशीन आवर इन डिपार्टमेंट 1, ऐसे लिखते हैं, बजटेड मशीन आवर इन डिपार्टमेंट P1, वर्किंग नोट 1 जो बना है वहां से ले लेंगे, ठीक है। तो P1 का बजटेड मशीन आवर आया है 1,05,000 आवर्स, तो इसके नीचे P के नीचे हो जाएगा 1,05,000 आवर्स। तुम लोग अपने यहाँ पर P, मेरा P पहला है तो मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ P1 है, यहाँ P2 है, S1 S2 खाली हो गया है, ये रहा, और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं बजटेड मशीन आवर इन डिपार्टमेंट P2। ओ अच्छा, ये लेबर, उसको लेबर करो, लेबर आवर इन डिपार्टमेंट P2 175, 1,75,000 आवर, ये P2 में जाएगा। अच्छा, यहाँ यहाँ खाली, ठीक है। इसके बाद हम लोग को निकालना है बजटेड, यहाँ पर क्या निकालना है, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट। तो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, तो जिसका जैसे उस बेसिस पे निकल जाएगा। P1 का आ जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस है 31,50,000 डिवाइडेड बाई 31,50,000 डिवाइडेड बाई 1,05,000 आवर, मशीन आवर, मशीन आवर कितना हुआ, सिर्फ 30 आ रहा है, ₹30 पर मशीन आवर। और यहाँ पर लिखेंगे 26,25,000 डिवाइडेड बाई 1,75,000 लेबर आवर, लेबर आवर, तो ये डिवाइड करने से ₹15 पर लेबर, ये प्री डिटरमाइंड रेट है, ये मशीन आवर पे निकाला गया है, ये लेबर आवर पे निकाला। तो मैं अगर वो हम पहले ही लिखते हैं कि प्री डिटरमाइंड मशीन आवर है या कुछ करके लिखते हैं तो वो दिक्कत तो क्यों होगा, क्यों होगा, किसी भी मशीन आवर का मशीन आवर रेट पर आवर प्रेजेंटेशन कैसा भी कर सकते हो, सही करने से मतलब, अगर मशीन लिखोगे तो मशीन यहाँ पर नहीं, देखो यहाँ अगर प्रॉपर लिखते हो तो यहाँ सिर्फ 30 लिखने से होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर उसके बाद यहाँ सिर्फ 30 लिख के आ जाओगे, उसमें नहीं होता है। कुछ भी लिखना है हमें पूरा उसका यूनिट सही सही लिखना है, चाहे वो एक बार यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, एक ही बात है। क्योंकि मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है रुपीज आवर, तो मैंने यहाँ लिखा है, अगर वहां लिखोगे तो यहाँ लिखो। अच्छा, अब देखते हैं, चलो 9th नंबर का,
क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो क्या बोला है। बोला है कि ए फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, द पॉलिसी ऑफ द फैक्ट्री इज टू रिकवर द प्रोडक्शन ओवरहेड ऑफ द एंटायर फैक्ट्री बाय एडॉप्टिंग ए सिंगल ब्लैंकेट रेट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड टू टोटल फैक्ट्री वेजेस। तो तुम लोग अगर देखोगे लास्ट दिन मैंने जो रेट का कंसेप्ट लिखवाया तो वहां पर मैंने बोला भी था ब्लैंकेट रेट यानी सिंगल रेट जिसको फुल कवरेज बोलते हैं, उसको कैसे निकाला जाता है, उसको कैलकुलेट करने का मैंने वहां पर लिखा होगा। देखो क्या लिखा है, टोटल ओवरहेड पर्टिकुलर बेसिस। ठीक है, जो भी बेसिस होगा, तो यहाँ देखो बताया है बेसिस फैक्ट्री वेजेस। ठीक है, अच्छा अब फिर बोल रहे हैं द रेलिवेंट डेटा फॉर द मंथ आर गिवन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ डेटा गिवन है किसी एक मंथ का। तो देखो क्या बोला है, डिपार्टमेंट क्या क्या है, बोल रहा है मशीन असेंबली पैकिंग और इधर है मशीन असेंबली पैकिंग। ठीक है, बजटेड तीनों डिपार्टमेंट का बजटेड खर्चा बताए, तीनों डिपार्टमेंट का एक्चुअल खर्चा बताया। ठीक है, तो बजटेड में है डायरेक्ट मटेरियल इतना, ये वाला है डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर आवर है ये। ठीक है, और ये है मशीन आवर। तो सेम तरीके से ये भी आवर आवर, ये आवर यहाँ ब्लैंक है, यहाँ बाकी रुपीज वाला है। एक्चुअल में इतने का खर्चा एक्सपेंस बिकॉज रुपीज है, और यहाँ से यहाँ तक आवर्स दे रखा है। पैकिंग में आवर्स इसलिए नहीं है क्योंकि पैकिंग मशीन से नहीं होता होगा, इसलिए मशीन आवर के कॉलम में पैकिंग हमारा खाली दे रखा है। तो इनका जैसा काम है इन्होंने वैसा डेटा दे दिया है। द डिटेल्स ऑफ वन ऑफ द रेस्पेक्टिव जॉब्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मंथ्स आर एज अंडर। बोल रहा है कि जो एक जॉब प्रोड्यूस किया गया है ड्यूरिंग द मंथ उसका भी डेटा दिया है। तो इन्होंने कोई एक जॉब परफॉर्म किया है जिसका नाम है जॉब नंबर CW7083, जिसमें तीनों डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट करना पड़ा, मतलब मशीनिंग का भी यूज हुआ, असेंबली का भी, पैकिंग का भी, और खर्चा भी बता दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर आवर और मशीन आवर्स। The factory adds 30% of the factory cost to cover administration and selling overhead and profit। बोल रहा है कि फैक्ट्री ऐड कर रहा है 30% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड एंड प्रॉफिट। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग ओवरहेड एंड प्रॉफिट इसको कवर करने के लिए कितना कॉस्ट लगाया जाएगा, 30% ऑन द फैक्ट्री कॉस्ट, ये हमें अप्लाई करना है। फिर यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है, क्या क्या कैलकुलेट करना है। पहला, कंप्यूट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एज पर द करंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी एंड डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब नंबर CW7083। पहला क्वेश्चन ये बोला है, और कुछ बोला है, हाँ 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले बोला है कि हमें क्या करना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, और हमें सेलिंग प्राइस निकालना है जॉब नंबर CW708 का। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। और बोला है कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के देना है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन रेट निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग वही निकालेंगे। तो एब्जॉर्प्शन रेट कौन से मेथड से निकालना है, ब्लैंकेट रेट से निकालना है। तो पहले ब्लैंकेट रेट हमें निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग ब्लैंकेट रेट निकालेंगे, उसके बाद ही कर सकेंगे। तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एज पर द करेंट पॉलिसी of the company, that is as per blanket rate। ब्लैंकेट रेट कैसे निकलेगा, टोटल ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री डिवाइडेड बाय टोटल फैक्ट्री वेजेस। तो ये हम लोग उस पर्टिकुलर जॉब के लिए निकाल रहे हैं, तो टोटल ओवरहेड हमें फैक्ट्री का जो लेना है वो उस पर्टिकुलर जॉब का ही लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कितनी फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, यहाँ पर लेकिन हमें क्या लेना पड़ेगा, हाँ फैक्ट्री ओवरहेड ही लेंगे, लेकिन कौन सा वाला लेंगे ये बताओ। ये
बजटेड वाला कि एक्चुअल वाला लेना चाहिए? बजटेड वाला, ठीक है, क्योंकि ये सब हमारा एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। तो 360, 140 और 1,25,000 लिखते हैं। 3,60,000, 1,40,000 और 1,25,000 टोटल फैक्ट्री वेजेस। अच्छा, फैक्ट्री वेजेस ये कितना है? ये रहा वेजेस, कितना हो रहा है ये टोटल करने पे? 80, 350 और 70, वही बजटेड वाला 80, 350, 70। देखो जितना हो रहा है 80, 350, 70 to increase 6 lakh 25 lakhs. अच्छा, यहाँ पर हम लोग इसको परसेंटेज में भी चाहे दिखा सकते हैं, अगर दिखाते हैं तो इंटू 100 करेंगे। पहले देखते हैं डिवाइड करने पे कैसा आता है डेटा। 6,25,000 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर 1.25 आ रहा है। तो 1.25 हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि रुपीस रुपीस तो कैंसिल हो जाएगा, हम लोग का कुछ यूनिट नहीं बचेगा। लेकिन ये किसके बेसिस पे है? तो मुझे हाँ, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा? इनटू अगर 100 करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 125। तो उसको लिखे क्या? 125% ऑफ फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री में जो काम करते हैं वही डायरेक्ट वेजेस होते हैं, इसीलिए उसे डायरेक्ट वेजेस लिखो या फैक्ट्री वेजेस लिखो, बात एक ही है, ठीक है। फैक्ट्री वेजेस और डायरेक्ट वेजेस। और अगर 1.25 लिख दोगे तो भी लिख सकते हो 1.25 ऑफ फैक्ट्री वेजेस और डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले परसेंटेज में कर। अच्छा, तो यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, इस जॉब का CW7083 का। तो वो कैलकुलेट करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब नंबर CW7083, इसमें आ जाएगा हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल ये तीनों को ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट में ही डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है। ये तीनों का एडिशन डायरेक्ट वेजेस में, ये तीनों का एडिशन, उसके बाद आएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। तो ऐसे मशीनिंग 1,200, इसको हम ऐड कर करके लिख देते, इतने बार नहीं लिखना पड़ेगा। तब यहाँ पर ऐसे 1,200, 600 और 300, 2,100। और डायरेक्ट वेजेस या लेबर जो भी लिखो, 360, 60, 660। अच्छा, 067। अब इसमें ऐड होना चाहिए ओवरहेड। ओवरहेड में क्या जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड लिख देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कितना जाएगा? अभी हम लोगों ने निकाला है 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओवरहेड 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी कितना जाएगा? 660। कितना हो रहा है? टोटल करने से आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ये आ गया मेरा फैक्ट्री। अब यहाँ पर इसके बाद क्या लगाना है? देखो, हम लोगों को बोला है द फैक्ट्री एड्स 30% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट का 30% होगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड एंड प्रॉफिट को कवर करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद कौन सा ओवरहेड आ जाएगा? इसके बाद आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट के पास 30% लिख देंगे। 30% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर, जो लिखा हुआ है वही लिख रहे हैं, टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग
एंड प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट भी कवर हो जाएगा, अलग से मुझे करना ही नहीं है। मतलब 3585 का मुझे 30% करना है, तो उसमें जो भी अमाउंट आएगा वो तीनों चीज को कवर कर रहा है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट। 1075.50 आना चाहिए। तो टोटल करने पे आ जाएगा 4660.5। हाँ, तो ये मेरा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। ये हम लोग का सेलिंग प्राइस आ गया। ये पहला क्वेश्चन पूछा था कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे इस जॉब। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सजेस्ट एनी suitable alternative methods of absorption of the factory overhead and calculate the overhead recovery rates based on the method so recommended by you। ठीक है, तो इन्होंने तो ब्लैंकेट रेट लिया है, इसके अलावा हम लोग कौन सा रेट लगा सकते हैं जो हमारे लिए suitable हो, ये पूछा है। उसमें हमें लिखना पड़ेगा, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखो, ये हमें कैसे बताना है, ये चीज जो कंसेप्ट है उसी के बेसिस पे। जैसे मशीनिंग डिपार्टमेंट में हमें कैसा रेट लगाना चाहिए, असेंबली में कैसे लगाना चाहिए, पैकिंग में क्या लगाना चाहिए। ठीक है, तो मशीन डिपार्टमेंट में कैसे लगाएंगे, क्या लगता है, बोलो। मशीन, क्योंकि मशीन मशीन का हम लोगों ने एक ही रेट पढ़ा था, मशीन आवर। ठीक है, अच्छा ये मशीन पे होना चाहिए। और असेंबली डिपार्टमेंट का किसके ऊपर होना चाहिए, लेबर के ऊपर, क्योंकि तो इसका हमारा लेबर के ऊपर हो जाएगा। और पैकिंग का ये भी लेबर के ऊपर होना चाहिए। तो ये चीज हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो, एक मिनट, इम्पोर्टेंट। सर एक मिनट, तुम लोग लिखो, हम थोड़ा सा आते हैं, एक सेकंड। आप सब लेना है, तुम लोग ट्राई करो ना तब तक लिखने का, मैं भी कर रहा हूँ।
ठीक है, देखो लिखो, बताते हैं कैसे करके लिखना है। जो तुम लोगों ने बोला वैसा ही लिखना है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसी क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2। मेथड्स, ऐसे लिखो, मेथड्स अवेलेबल फॉर absorbing factory overhead and their overhead recovery rate in different department। क्या क्या मेथड होगा और क्यों हम लोग वो मेथड को एडॉप्ट कर रहे हैं वो बताओ। in the machining department, the use of machine time is predetermined predominant, लिखो predominant, क्योंकि मशीन ओरिएंटेड काम है तो हम लोग बोल सकते हैं मशीन का काम ही प्रीडोमिनेंट है। प्रीडोमिनेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मशीनिंग डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन का जो फैक्टर प्रीडोमिनेंट है वो मशीन का टाइम है, मशीन आवर है, ठीक है। हेंस मशीन आवर, हेंस मशीन आवर रेट should be used to cover overhead in this department। The overhead recovery rate based on machine hours has been calculated। कैसे कैलकुलेट होगा वो बताओ। कैलकुलेटेड एज अंडर, कैसे कैलकुलेट होगा वो भी तो मैं बता। मशीन आवर रेट ऐसे लिखना पड़ेगा, मशीन आवर रेट इक्वल देके ऐसे लिखना पड़ेगा। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड FOH लिख दिया, फैक्ट्री ओवरहेड बजटेड मशीन आवर। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, इसका हम लोगों ने टोटल किया था अभी अभी, ये वाला ओ मशीनिंग का 3,60,000, इसका जब करेंगे तो 1,40,000 लेंगे। 3,60,000 और आवर क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला लेना है फैक्ट्री ओवरहेड फॉर मशीनिंग, और मशीनिंग के बराबर चले जाएंगे तो मशीन आवर 80,000, ठीक है। 3,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000, 80,000 आवर्स, ₹4.5 पर मशीन आवर, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा लिखना पड़ेगा तभी मशीन आवर्स हो गया। मशीन का जैसे हुआ सेम तरीके से हम लोग असेंबली वाला लिखेंगे। ये क्या निकला, कैसे पता चला? अगर तुम लोग कभी लिखते हो, अगर तुम लोग बोल दिए 5 रुपया बोलते हो तो ही तो वो रुपया समझ में आता है। मार्केट में जाके बोलोगे आलू दीजिए, कोई नहीं देगा। कितना देना है, नहीं, अब किलो नहीं बोलोगे तो कैसे देगा। 1 बोरा चाहिए, 1 क्विंटल चाहिए, 5 किलो चाहिए, कोई नहीं दे सकता है। जाके बोलोगे दाल दे दो, कैसे देगा। बिना यूनिट के कोई चीज का मतलब नहीं होता है, स्पेशली जब कोई डिजिट होता है उसका बिना यूनिट का कोई वैल्यू नहीं।
अच्छा, असेंबली में हमें तुम लोगों ने क्या बोला, डायरेक्ट लेबर आवर, क्योंकि असेंबली ऐसा एक काम है जो कि मतलब ह्यूमन बीइंग असेंबल करते हैं, तो वो लेबर आवर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। तो इन दिस डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर आवर, मैंने DLH ऐसा शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया। डायरेक्ट लेबर आवर इज द मेन फैक्टर, इज द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, hence direct labor hour rate method should be used to recover overhead in this department। और इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। the overhead recovery rate the overhead recovery rate in this case is या फिर calculated as follows, जो भी लिखो एक ही बात है, डायरेक्ट लेबर आवर रेट, ठीक है। तुम लोग ऐसे मत लिखना, अभी लिख लो, लेकिन एग्जाम में लिखोगे तो एक ही क्वेश्चन आएगा, ये DL ऐसा कोई मतलब नहीं होता है, पूरा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड असेंबली के लिए, ठीक है, मतलब ये वाला 1,40,000 और लेबर लेना है तो 1,00,000, ठीक है, 1,40,000 और 1,00,000 और 1,00,000। ये भी रुपीज में है कि आवर, ये तो आवर में, ठीक है, डायरेक्ट लेबर। तो ये कितना आएगा, ₹1.40 पर डायरेक्ट लेबर आवर, मतलब एक लेबर का 1 घंटे का 1.40। अब पैकिंग का लिखना है, पैकिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग डिपार्टमेंट लेबर इज, पैकिंग भी लेबर पे इसीलिए होगा क्योंकि पैकेजिंग का काम मशीन करता नहीं है, मशीन भी कभी कभार पैकिंग का काम करता है, लेकिन देखो खाली है, मतलब मशीन से पैकिंग नहीं होता है, फिर कौन करेगा, ह्यूमन बीइंग करेगा, ह्यूमन बीइंग मतलब फिर लेबर ओरिएंटेड हो जाए। लेबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन दिस डिपार्टमेंट, hence direct labor hour rate method should be used to recover overhead rate in this department। so, कैसे कैलकुलेट होगा, डायरेक्ट लेबर आवर रेट इक्वल बोल के लिखेंगे, डायरेक्ट लेबर आवर रेट टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल बजटेड भी होगा इसके साथ साथ, बजटेड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, बजटेड टोटल डायरेक्ट लेबर आवर। तो 1,25,000 और ये 50,000, 25 और ये 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर, डिवाइड करने से 2.50 रुपीज, 2.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर और एक क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब CW7083, एक बार तो किया है, फिर बोल रहे बेस्ड ऑन द ओवरहेड एप्लीकेशन रेट्स कैलकुलेटेड इन 2। अगर देखो हम लोगों ने तो ब्लैंकेट लिया था, ब्लैंकेट मतलब फुल कवरेज, सारे एक्सपेंसेस ले लिए और डिवाइडेड बाय कर दिया हम लोगों ने डायरेक्ट लेबर आवर, क्योंकि क्वेश्चन हमें बोला था, फिर उस बेसिस पे सेलिंग प्राइस निकाला। अगर हम लोग डिपार्टमेंट वाइज करते, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट हम लोगों ने निकाला, एक का 4.5, दूसरे का निकला 1.4 और ये लास्ट वाला 2.50, उस बेसिस पे अगर चलते हैं
तो सेलिंग प्राइस क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये भी आसान है, सेम वैसे ही करना है, बस ओवरहेड का जैसे बोला है उसको लगाना। सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब CW7083 based on applications rate calculated in पॉइंट नंबर 2। ये हो जाएगा हम लोग का हेडिंग, ऐसा होना चाहिए। अब इसके सेलिंग प्राइस निकालना है तो सबसे पहले वही डायरेक्ट मटेरियल जो हम लोग का कितना आएगा, पहले जितना आया तो उतना ही आएगा, क्योंकि जो भी चेंजेस है तो वो तो ओवरहेड में होगा, बाकी किस में तो होगा नहीं। तो ये वही 3 डेटा ऐड करके कितना लिखना होगा 2100। तो एक बार हम डायरेक्टली लिख देते और ऐड करके नहीं दिखा रहे, ठीक है। लेकिन तुम लोग जब एग्जाम में करोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोबारा से लिख के दिखाना पड़ेगा। फिर डायरेक्ट वेजेस का कितना आया था 660। फिर प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे 2760। अच्छा, अब ओवरहेड लगाएंगे। तो ओवरहेड लगेगा 3 डिपार्टमेंट का अलग अलग लगेगा, मशीनिंग का, असेंबली का और पैकिंग का। तो मशीनिंग कैसे लगाएंगे, मशीनिंग का रेट हम लोगों ने क्या निकाला है पढ़ के देखो 4.50 पर मशीन आवर। तो इस जॉब का मशीन आवर कितना था वो देखेंगे। अच्छा, ये वाला है ना ये डेटा। अच्छा, इसमें 180, तो 180 इंटू करना है 4.5। कितना है एट द रेट ऑफ 4.50 करके कितना रहा 810। अच्छा, मशीनिंग के बाद असेंबली। असेंबली कैसे करना है लेबर आवर पे। तो असेंबली का कितना लगा है ये देखो, लेबर ये वाला 120 डायरेक्ट लेबर आवर। तो 120 डायरेक्ट लेबर आवर एट द रेट ऑफ कितना लगाएंगे 1.4 डायरेक्ट लेबर आवर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 1.4। अब देख लो कितना आता है 168। अच्छा 168। उसके बाद पैकिंग, पैकिंग का भी वही लेबर आवर पे है ना। हाँ, कितना है उसका 40 आवर्स। अच्छा 40 और उसमें मल्टीप्लाई होगा 40 डायरेक्ट लेबर आवर एट द रेट ऑफ ये जो निकलेगा 2.5 100 आ रहा है। अच्छा 2.5 या ये वाला हो गया 100। अब ये सब ऐड कर देंगे। 300, अच्छा, ये हम लोग का आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि ये सभी फैक्ट्री का ही डेटा है, ठीक है, ये सब फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा 30%, बोला है ना 30% ऐड कर दो फैक्ट्री कॉस्ट का, तो एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग प्रॉफिट सब कवर होगा। तो 30% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड प्रॉफिट। तो 3838 का 30%। अच्छा, तो टोटल करने पे 4989.40 ये हम लोग का क्या आ गया सेलिंग प्राइस जॉब का। अगर हम लोग अपना ओवरहेड रिकवरी रेट को चेंज कर देते हैं, तो अगर डिपार्टमेंट वाइज चलते हैं तो 4989 आया, और अगर ऐसे किया था तो कितना आया था 4660। मतलब कस्टमर के लिए अगर कंपनी ये वाला लेता है तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस मतलब उनको को कम पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नीचे क्या बोला है। Calculate the department wise and total under or over recovery of overhead based on company's current policy and the methods recommended by you। ठीक है, मतलब वही बात आ गया जो हम बोल रहे थे कि सेलिंग प्राइस में चेंजेस हो गया, मतलब क्यों हुआ होगा, खर्चा कम बेसी हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि डिपार्टमेंट वाइज और टोटल अंडर और ओवरहेड रिकवरी हमें बताना है कंपनी के करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग एंड द मेथड्स। तो कंपनी का करंट पॉलिसी क्या है, ब्लैंकेट रेट सब एक साथ कर दो। और हम लोगों ने क्या बोला कि डिपार्टमेंट वाइज करते हैं तो ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो उन दोनों में अगर हम लोगों ने निकाला तो फिर आंसर हमारा अलग अलग आया। अलग अलग आने पे ओवर एब्जॉर्प्शन ओवर या अंडर रिकवरी क्या शो हो रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले हेडिंग कर ले क्या लिखना है, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है ये वाला, क्वेश्चन में 4 पॉइंट था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिपार्टमेंट वाइज स्टेटमेंट
ऑफ टोटल अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, ये निकाल के दे दो। ठीक है, अच्छा। तो करेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है, पहले वो लिखो। अंडर करेंट पॉलिसी करेंट पॉलिसी में 3 डिपार्टमेंट का क्या कंडीशन है, एक है मशीनिंग, दूसरा है असेंबली और एक है पैकिंग, और यहाँ पर टोटल का कॉलम है। तो करेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हैं, देखो हाँ ये देखो, एक्चुअली अगर देखते हैं, एक्चुअल देखना पड़ेगा ना, करेंट पॉलिसी में एक्चुअली क्या हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है मशीनिंग में खर्चा कितना हुआ है। मशीनिंग का मशीनिंग में 96,000 डायरेक्ट वेजेस का हुआ है, और डायरेक्ट मटेरियल का 7,80,000, इसमें 2,70,000 और इसमें 90,000, ये डायरेक्ट वेजेस का है, और ये हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल का है। अच्छा, हमें कौन सा लेना चाहिए, कंपनी हमें बोला है ब्लैंकेट रेट, लेकिन किस बेसिस पे बोला है। हाँ बोलो। नहीं नहीं, डायरेक्ट वेजेस पे बोला, जो परसेंटेज निकाले वो किस पे निकाले, बेसिस बताना है ना, डायरेक्ट वेजेस पे। तो यहाँ पर जब हम लोग लेंगे कि ओवरहेड जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा एक्चुअली जो हुआ है करेंट पॉलिसी के अंदर, तो ये भी तो एक्सपेंस है, देखो ये तीनों जो लगातार लिखा हुआ है तीनों ही तो ओवरहेड है, नहीं है रुपीज है तो ओवरहेड है कि नहीं, जिसमें से फैक्ट्री ओवरहेड ये है। और हमें कौन से बेसिस पे बोला है, अभी जो 96,000 बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे 96,000 बोलने का लॉजिक भी तो होना चाहिए। 96,000 हम लोग इसीलिए ये वाला डेटा इसीलिए हम लोग पिक करेंगे क्योंकि हमारा जो करंट पॉलिसी है ब्लैंकेट रेट का, वो किस पे बेस्ड है, डायरेक्ट वेजेस पे। तो मुझे ये वाला लेना है, डायरेक्ट वेजेस का जो दिख रहा है ना खर्चा, ये तुम लोग लिखो, बताते हैं। देखो इसके बाद पहले लिखो डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, कौन सा वाला लेंगे, एक्चुअल वाला। यहाँ पर आ जाएगा 96,000, उसके बाद 270, और मतलब 2,70,000 और 90,000, 270 का मतलब 2,70,000 और 90,000, ठीक है, ये आ जाए। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट ए दे दो, पॉइंट बी में लिखो ओवरहेड एब्सॉर्ब ऑन, कैसे होगा, 125% ऑफ क्या था, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये लिखा डायरेक्ट वेजेस अगर मेरा इतना है, क्योंकि मेरा करंट पॉलिसी मुझे क्या बोला है, ओवरहेड कैसे एब्सॉर्ब करवाना है, 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इसलिए मैंने पहले ये लिख लिया। तो ओवरहेड एब्सॉर्ब कितना आएगा, अगर हम लोग डायरेक्ट वेजेस का 125% करते हैं, एक्चुअली तो लेना पड़ेगा ना। अभी देखो तुम लोगों ने जितना सारा क्वेश्चन किया था, जब तुम लोगों ने यहाँ पर निकाला, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर जब तुम लोगों ने निकाला ये वाला डेटा, बताते हैं कौन सा, ये देखो, ये जब निकाला तो ये क्या था, ये एक्चुअल था ना, ठीक है। यहाँ पर ये बजटेड था क्योंकि ये पूरा पूरा प्री डिटरमाइंड था, तभी बजटेड था। लेकिन इसके आगे वाला अगर देखेंगे तो जब हम लोगों ने ये वाला निकाला, तो एकदम स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था ना, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, ये देखो, जब हम लोगों ने अंडर एब्जॉर्प्शन निकाला, तब हम लोगों ने कैसे निकाला था, ये 10,000 आवर, ये 5 मशीन आवर, जिसमें से कौन सा एक्चुअल था और कौन सा प्री डिटरमाइंड था, बोलो तो, मतलब कौन सा पहले से, ये वाला पहले से था कि हम लोग 5 पर मशीन आवर, लेकिन ये वाला क्या था, एक्चुअली था कि नहीं। तभी तो हम लोग निकाल पाएंगे कि हम लोग का एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड कितना है, ठीक है, समझ में आया। तो अभी यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वही चीज को जो है यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, मेरा ये वाला था पीडीएफ, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, वेजेस ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ओवरहेड एब्सॉर्ब कैसे करना है, 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो एक्चुअल ले लिया, उसका हम क्या करेंगे 125%, तो बोलो कितना आता है, पहला वाला। अच्छा, उसके बाद, अच्छा ये सब कैसे आ रहा है, मतलब ये सब का जो अमाउंट है वो कैसा है, रुपीस, ये सारा डेटा मेरा कैसे आ रहा है, रुपीस में, क्योंकि ये तो रुपीस में ही था, क्वेश्चन में था। अब अगर रुपीस का परसेंटेज निकालोगे तो वो भी आंसर किस में आएगा,
रुपीज में, तो 270 मतलब 2,70,000 का 125%। अच्छा, उसके बाद और सबका टोटल करने से ये मेरा क्या है, एब्जॉर्ब, मतलब ऐसा ऐसा मैंने कर दिया है, लेकिन मेरा एक्चुअल तो कुछ और होगा, तभी तो हम ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन है वो देख सकते हैं। अगर कुछ और हुआ तो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन, अगर बाई चांस इक्वल हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड। जब एक्चुअल होता है तो उसको इनकर्ड ही तो बोला जाता है ना, तो ये लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो एक्चुअली कितना हुआ, 84,135, ये एक्चुअल हुआ है। और इसको जब हम लोगों ने पहले निकालने का कोशिश किया था फैक्ट्री ओवरहेड को, तो हम लोगों ने कैसे निकाला था, डायरेक्ट वेजेस का 125% करके, इसीलिए इस वैल्यू पे मैंने कितना लगा दिया, 125%। ये लॉजिक है। और मुझे एक्चुअल पे ही तो लगाना पड़ेगा, तभी तो कि मेरा इतना डायरेक्ट वेजेस है, तो मैंने फैक्ट्री ओवरहेड कितना चार्ज किया होगा, इसको इस पे 125%, इस पे 125, इस पे 125, लेकिन उसके हिसाब से मेरा जो भी आया है, मेरा सचमुच का इतना इतना खर्चा हुआ है। ठीक है, जो ओरिजिनल है 3,90,000, और इधर हुआ है मेरा 84 और 1,35,000। टोटल बताओगे एक बार, 6,09,000। ठीक है, अब क्या निकालोगे, हाँ यहाँ ऐसे चाहो तो लाइन कर दो, क्योंकि इसका तो कोई काम नहीं है ये कैलकुलेट करने के लिए। तो हम लोगों ने इनका मतलब हम लोगों ने चार्ज कर रखा है 1,20,000, जबकि मुझे करना कितना चाहिए था, 3,90,000। तो यहाँ पर जो बैलेंस है कितना आ रहा है डिफरेंस, तो ये मेरा क्या है, ओवर के अंडर एब्जॉर्प्शन, ये हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला देखो, ये दोनों का डिफरेंस 2,00,000। अच्छा, मुझे करना, मैंने 3,37,500 चार्ज कर दिया है, करना था मतलब मेरा एक्चुअली में इतना हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया है, ओवर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस बताओ, 22,500। मुझे चार्ज करना चाहिए था 1,35,000, मैंने सिर्फ 112 किया, मतलब कम कर दिया है, तो क्या हो गया, अंडर एब्जॉर्प्शन। अगर हम लोग इंडिविजुअली बोले तो ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन कुछ ऐसा दिखता है। अब इसका टोटल करना है। ठीक है, तो 39,000 आ रहा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, कितना आ रहा है, 39,000। तो ओवरऑल क्या हुआ, हाँ क्योंकि मैंने किया है वो 5,70,000, लेकिन मुझे करना था 6,09,000, मतलब मैंने 39,000 कम किया है। कम किया है तो फिर क्या होगा, अंडर एब्जॉर्प्शन। मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट किस चीज का आ गया, अंडर एब्सॉर्प्शन का। ठीक है, ये हम लोग का करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग आंसर आया, लेकिन हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग का ये जो मेथड हम लोगों ने खुद रेकमेंड किया है, उसके बेसिस पे क्या हो रहा है वो भी मुझे बताना है। यही तो क्वेश्चन था ना 4th नंबर का। तो अब हम लोग निकालेंगे एज पर सजेस्टेड मेथड, उसके हिसाब से क्या करना है, एज पर सजेस्टेड मेथड। तो हम लोग का मेथड कैसा सजेस्टेड है, डिपार्टमेंट वाइज हम लोगों ने सजेस्ट कर रखा है, तो हम ना पीछे ही कर लेते हैं, सारा चीज आ जाए। तो फिर से वही 3 डिपार्टमेंट लिखो, मशीनिंग, असेंबली और पैकिंग और टोटल। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या निकालना है, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस। तो मुझे एक्चुअल वाला चाहिए, और जो मतलब पहले से कर रखा है वो चाहिए। तो एक्चुअल, अब ये कैसे लगा रहे हैं हम लोग, मशीन का कैसे लगाते हैं, मशीनिंग डिपार्टमेंट में यहाँ लिख देते हैं मशीन आवर्स पे। ठीक है, और ये कैसे चलता है, डायरेक्ट लेबर आवर्स बेसिस पे। और ये कैसे किया था हम लोग, ये भी वही डायरेक्ट लेबर आवर्स बेसिस। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मुझे मशीन आवर लिखना चाहिए, यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, लेबर आवर, यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए, लेबर आवर। और सभी क्या डेटा होगा, एक्चुअल वाला। ठीक है, तभी तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल आवर्स वर्क। अब मशीन के नीचे मशीन वाला लिखो, और जो डायरेक्ट लेबर वाला है उसके नीचे वो वाला लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, मशीन के नीचे कितना लिखेंगे, ये रहा। ठीक है, 96,000 आवर्स। ठीक है, और ये कितना है, ये हम लोग का
लेबर कहाँ गया, ये रहा 90 और 60, इधर से ये लेना है, ये इसके नीचे नीचे लिखा हुआ है, ये इसके नीचे नीचे लिखा हुआ है, उधर से 90 और 60 लेना है लेबर आवर का एक्चुअल वाला, ठीक है। तो मैम ये तो मेरा बजटेड ओवरहेड रिकवर है ना। बजटेड ओवरहेड रिकवर हम लोगों ने यहाँ पर अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन निकालने के लिए एक तो एक्चुअल डेटा चाहिए और एक बजट वाला डेटा चाहिए। तो ये वाला भी क्या निकलेगा बोलो तो, ये तो मैंने अभी आवर ही लिखा है, इस पे जब मल्टीप्लाई करेंगे रुपीस में तो क्या निकलेगा, बजटेड की एक्चुअल, बजटेड मतलब एब्सॉर्ब्ड। यहाँ पर बजटेड नहीं होता है लैंग्वेज, इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब। हाँ ये बजटेड कैसे होगा, बजटेड का मतलब तो जो एस्टिमेटेड, यहाँ पर हम लोग जो बेसिस ले रहे हैं उसके बेसिस पे कितना चार्ज कर चुके हैं वो निकालते हैं, उसको बोलते हैं एब्सॉर्ब, वो निकाल रहे हैं ना ये हम लोग का। अब एब्सॉर्ब निकालने के लिए इसीलिए तो मैंने पहला वाला क्वेश्चन दिखाया, कैसे निकाला था तुमने, एक्चुअल इंटू प्री डिटरमाइंड जो भी रेट है, एक्चुअल इंटू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ओवरहेड रिकवरी रेट। अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन जो भी मेथड हमें बता रहा है, क्या क्या मेथड हो सकता है, लास्ट दिन बोला था, बोलो क्या क्या मेथड। गलत, ये था ओवरहेड रेट, तो कैसे पढ़ रहे हो, लास्ट दिन ब्लैंकेट रेट ये सब मतलब कुछ नहीं देखा होगा, नॉर्मल डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, नाम जो है वही यूज करना है, ब्लैंकेट रेट, डिपार्टमेंटल रेट, इसको बोलते हैं ओवरहेड रेट, मैंने बोला, और तुम लोग जो बोल रहे हो उसको क्या बोलते हैं, क्या बेसिस, ओवरहेड रिकवरी मेथड्स, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन मेथड, लास्ट क्लास से यही 5 बार बोलते सब, नहीं बोला, पहले दिन पूछा था तुम लोगों ने सेकेंडरी मेथड मुझे बताना शुरू कर दिया था, रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप लैडर मेथड, क्या क्या बोल रहे थे, जब मैंने वो 5 मेथड पूछा था, आज पूछा ओवरहेड रिकवरी रेट बताओ, तुम लोग फिर वो पिछले वाला बता रहे हो, मतलब एक एक स्टेप पीछे चल रहे हो। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग को यहाँ पर देखो क्या निकालना था, तो यहाँ पर हम लोग जब ऐसे निकालते तो कैसे निकालते, यहाँ मैंने क्या सिखाया था, देखो मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया था, अगर इसको देखोगे तो जरूर याद, इसीलिए हम लिखवाते हैं, 1000 यूनिट मेरा पिछले साल था, उसके हिसाब से मेरा टोटल ओवरहेड हुआ था 10,000, तो मेरा पर यूनिट 10 था, इस बार भी मेरा मैंने क्या किया 10 करके चार्ज किया, तो 10 करके किस पे चार्ज करेंगे, जो भी खर्चा होगा उस पे, मतलब 10 पर यूनिट, तो किस पे चार्ज होगा, ऑब्वियसली यूनिट पे होगा, अगर ये यूनिट है तो ये यूनिट कौन सा होगा, लेकिन ये जो आंसर आएगा वो किस चीज का आएगा, ये थोड़ी ना एक्चुअल होगा, क्योंकि हम तो 10 रुपए पहले खर्चा किए थे, तो उस हिसाब से मैंने 10 रुपए के हिसाब से इस बार का भी लगा दिया, लेकिन एक्चुअल जब मुझे पता चलेगा, हो सकता है इससे मेरा कम या ज्यादा हो, तो जब एब्सॉर्ब निकालते हैं तो एक हिस्सा प्री डिटरमाइन होता है, एक हिस्सा क्या होता है एक्चुअल। अब अगर नॉर्मल रेट है वो यूज करते हैं तो दोनों ही हम लोग का क्या हो जाता है एक्चुअल, यही बस एक एक्सेप्शन है बोल सकते हो, उसमें बजटेड वाला बात नहीं, बाकी सब में बजटेड वाला है, लेकिन क्वेश्चन कभी हमें ऐसा नॉर्मल वाला देता नहीं है, क्योंकि वो तो आसान हो जाएगा, इसीलिए हमें ये या फिर ये या फिर ये देख सकते हो देता है, तो जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर मैंने पहले भी बोल दिया था क्या था, कुछ भी आ सकता है, देखो पॉपुलर का बात नहीं है, लेकिन ब्लैंकेट रेट जो है उस पे मैंने बोला था थियोरिटिकली थोड़ा पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आएगा तुम लोग देखना, यहाँ पर सारे मेथड्स का ही क्वेश्चन तुम लोग को दिखेगा, तो ये एक्चुअल आवर्स है, तो तुम लोग लैंग्वेज ठीक करो, क्योंकि ओवरहेड खत्म होने जा रहा है, इसके बाद तुम लोग करोगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वहां भी अलग अलग लैंग्वेज आएगा, अगर ये भूलते जाओगे तो कैसे हो। बजटेड रेट क्या लिखेंगे, पर आवर, ठीक है, बजटेड रेट पर आवर। अब बोलो मशीन का हम लोगों ने क्या निकाला था, रेट निकालेंगे बजट का इस्तेमाल करेंगे। हाँ तो और उसके बाद एब्जॉर्ब के लिए रेट निकालने के लिए बजट का, अभी हम लोगों ने जो रेट निकाला तो उसको कैसे निकाला, यहाँ हाँ बजटेड के ऊपर अभी तो बोला नॉर्मल के अलावा बाकी सारा ही तो बजटेड से है, तो फिर बजटेड से निकलेगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मशीन निकाला, तो दोनों कैसे निकलेगा, क्योंकि अभी तो दिखा है तुम लोग को नॉर्मल वाला छोड़ दो, तो बाकी सभी मेरा फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है, सभी बजटेड पे लिखा हुआ है, कोई भी एक्चुअल पे है ही नहीं, मेरा सब लिखा हुआ है, उन लोग को पढ़ना है और क्लास में सुनना है।
जो पूछ रहे हो ना तुम लोग वो ऑलरेडी सब बोला हुआ है। तो अब तुम लोग बजटेड लिख सकते हो या फिर इसको चाहो तो ओवरहेड रेट भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। ओवरहेड रिकवरी रेट ये भी बोल सकते हो, ये भी चलेगा, ठीक है। ओवरहेड रिकवरी रेट कंसेप्ट सही है तो लैंग्वेज भी ऑटोमेटिकली तुम लोग सही लिखोगे। तो बोलो इसका कितना निकाला था मशीनिंग का, 4.5 ठीक है। इसका कितना निकाला, 1.4 इसका 2.5 लेकिन आंसर अभी तक नहीं आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ओवरहेड क्या निकालेंगे, एब्सॉर्ब, ठीक है। कि हम लोगों ने कैसे एब्सॉर्ब करवाया, मतलब क्या सोचा, मतलब जो सोचा था उसके हिसाब से क्या किया। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का तो 96,000 आवर्स काम हुआ है और मेरा मशीन आवर रेट जो है वो 4.50। अब 4.50 कैसे आ रखा था, तुम लोग अगर देखोगे तो समझ जाओगे। यहाँ नहीं लिखा है ना मैंने, इधर लिखा है, देखो कैसे आया था। अभी हम लोगों ने निकाला होगा, एक सेकंड, कहाँ लिखा था मैंने, ये वाला 3 पीडीएफ ओपन कर लिया मैंने, यहाँ लिखा था शायद, इस वाले पीडीएफ को देखो, अभी निकाला ना यहाँ पर, ये देखो। तो देखो क्या लिखा था, बजटेड, नीचे क्या है बजटेड, तो ये मेरा रेट क्या निकला, बजटेड, यानी कि एस्टिमेटेड बोल सकते हैं। तो ये एस्टिमेटेड ओवरहेड रिकवरी, क्यों, क्योंकि ये मेथड ही मुझे बजटेड बनाने के लिए बोल रहा है। समझ में आया बात, ये मेथड मुझे क्या बता रहा है, बजटेड, ठीक है। तो ओवरहेड एब्सॉर्ब भी आएगा। तो बोलो कितना आता है, मल्टीप्लाई करो, 4 lakh 50,000 लिख के तो आए हो लेकिन कंसेप्ट क्लियर है। yes अच्छा बोलो 90,000, 90,000 इंटू 1.4 बोलो, 1,26,000 ठीक है। उसके बाद 1 lakh अब इसका टोटल करो क्योंकि मुझे टोटल में चाहिए ना, अंडर ओवर। चलो ठीक है, उसके बाद क्या निकालो, क्योंकि सुन नहीं रहे हो, मैंने तो सारा चीज बताई। देखो जो पूछ रहे हो सब लिखा हुआ है, अगर लिखे हो तो लिखा हुआ है, अगर दोबारा क्लास सुनोगे तो भी दिखेगा। तो थोड़ा 2 घंटा कंसेंट्रेशन रखो बस, ये लाइफ में काम आएगा। बाकी 24 घंटा कुछ भी करो, 2 घंटा अच्छे से सुन के जाओगे तो ज्यादा मेहनत घर पे जाके नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर कंसेंट्रेशन थोड़ा भी हटाओगे तो क्या होगा, घर पे जाके ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतना हम बोल सकते हैं। तो अपना मेहनत खुद कम कर सकते हो, यहाँ 2 घंटा टाइम दो, अच्छा रहेगा। बोलो एक्चुअल ओवरहेड कितना होगा, वो तो मुझे गिवन होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो कितना कितना, 390, 84, 135 लिखो। हाँ तो उसमें भी तो एक्चुअल तो मेरा थोड़ी ना चेंज होगा, मेरा पॉलिसी जो भी रहे, मेरा एक्चुअली जो खर्चा वो वही होगा। मेरा पॉलिसी पहले अगर कुछ और था तो ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन का डेटा अलग आ सकता है, एक्चुअल में मेरा तो चेंज नहीं होगा ना। मेरा ये खर्चा जो हुआ है, हम कोई भी पॉलिसी अडॉप्ट करें मेरा ये खर्चा हुआ ही है, इससे तो हम ना नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ये पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो मेरा ये होना था, मतलब मेरे हिसाब से ये होना था लेकिन ये हुआ। लेकिन एक्चुअल थोड़ी ना मेरा चेंज होगा, चाहे पॉलिसी तुम लोग कुछ भी लो, एक्चुअल तो हमारा वही रहेगा। वो तो सच का खर्चा है ना, ये हुआ है 84, तभी दोनों जगह पे एक ही चीज लेना है ना, 1,35,000 कितना आएगा। अब तुम लोग को डिफरेंस निकालना है, इंडिविजुअली भी निकाल लो और उस तरीके से भी निकाल लो। तो इसका कितना हुआ, 4,32,000 एब्जॉर्ब करवाए, जबकि होना चाहिए था 3,90,000। ये वाला हम लोग का ओवर हुआ, हाँ ओवर एब्जॉर्प्शन, सही बोले, ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ, क्योंकि मुझे करना चाहिए था 3,90,000, मैंने कर दिया है 4,32,000। चलो सही है। उसके बाद ये दोनों का डिफरेंस करो, अच्छा ये 42,000 ओवर, ये भी ओवर है। अच्छा ओवर कम करना था, मतलब इस पॉलिसी के हिसाब से मेरा सारा खर्चा एस्टिमेटेड में ज्यादा आया हुआ है। अब इसमें देखते हैं ये भी क्या होगा, 15,000 हाँ 15,000 ओवर एब्जॉर्प्शन। अच्छा अब इन दोनों का डिफरेंस भी कर लो, ये भी क्या आ रहा है, सब ओवर है तो ये भी ओवर ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ओवर एब्सॉर्प्शन, ठीक है। ये भी हम लोग का आ गया ओवर एब्सॉर्प्शन। तो देखो हम लोग को ना थर्ड नंबर पॉइंट में, फोर्थ में, कैलकुलेट द डिपार्टमेंट वाइज एंड टोटल अंडर ओवरहेड रिकवरी ऑफ द ओवरहेड बेस्ड ऑन द कंपनीज करेंट, हाँ बस इतना ही बोला, रिकमेंडेड बाय यू, दोनों को दिखाने बोला है और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम लोग का बन रहा है क्वेश्चन नंबर 10 बाकी है, 10 और क्या, 10 भी काफी बड़ा है, 10, 11, बस ये दो ही बाकी है।
उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, सो ठीक है 10 और 11 ठीक है। तो 10 11 ही बाकी है, और उधर इलास्ट्रेशन से कुछ बाकी नहीं है। ओ अच्छा, तो ये दो ही बाकी है, ठीक है। तो फिर ये 10 और 11 तुम लोग ट्राई करो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये वाला कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक्टिविटी पढ़ना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि उससे रिलेटेड होता है, उसके बाद वो पढ़ने से अच्छे से समझ आए। ठीक है फिर